हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर जो इतिहास मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसे हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि हमें सेकेंड सेमेस्टर में इतिहास में पढ़ना क्या है। और अगर ये आप आज जान लेते हैं तो आपको पढ़ने का जो तरीका रहेगा कि क्या हमें पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यही ना पता हो कि हमें क्या पढ़ना है तो आप कहीं ना कहीं अपने तैयारी को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने विषय वस्तु को जानना पड़ता है, जिससे हम सही तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास में पढ़ना है, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 तक के इतिहास को हमें पढ़ना है। और पूरे पाठ्यक्रम को 8 यूनिट में विभाजित किया गया है। कितने यूनिट में विभाजित किया गया है? 8 यूनिट में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है और समझना है। तो पहले यूनिट में है द अर्ली तुर्क्स एंड द खिलजी, यानी पहले यूनिट में जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था। जैसे आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था 1001 से लेके 1025 ईस्वी तक, लगातार 17 बार आक्रमण करता है। हेनरी एलियट के अनुसार वो कहता है, हेनरी एलियट, कि भारत पे महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है। और खिलजी की क्या भूमिका रहती है? जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप लोग सुने होंगे, जलालुद्दीन खिलजी का नाम सुने होंगे, तो उनके बारे में हमें अध्ययन करना है और समझना है। और इसके बारे में पहले यूनिट में बताया गया है। जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो पहले यूनिट से यहीं से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा आपका यूनिट है द तुगलक एंड द लोदी, यानी एक तुगलक वंश है। जैसे ही खिलजी वंश समाप्त होता है और उसके स्थान पे तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक आप लोग नाम सुने होंगे, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार खिलजी वंश के स्थान पे एक नए वंश की स्थापना करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने होंगे, फिरोज शाह तुगलक का नाम सुने होंगे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। लोदी, तो लोदी भी एक वंश है। आप नाम सुने होंगे कि लोदी वंश की स्थापना बहलूल लोदी ने किया था, और उसका अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी, जो उसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी को ही पराजित करके बाबर ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे सल्तनत काल जो होता है समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक मध्यकालीन इतिहास में एक नया राजवंश का उदय होता है, जो लगभग 1526 से शुरू होता है, और लगभग अगर माने तो 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक रहता है बहादुर शाह जफर। वहाँ तक हमें मुगल इतिहास के बारे में पढ़ना है। लेकिन हमारे सिलेबस में 1707 ईस्वी तक ही दिया है, और 1707 ईस्वी में आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मुगल वंश का जो शासक रहता है औरंगजेब, 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो शासक आते हैं अयोग होते हैं, और वो उत्तर मुगल काल के शासक होते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया, उसे हमें पढ़ना नहीं है। हमें औरंगजेब तक ही हमें विशेष रूप से पढ़ना है। तो तीसरे यूनिट में है मुगल, बाबर एंड हुमायूं, इंटरल्यूड ऑफ शेर शाह विथ स्पेशल रिफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी मुगल वंश में किस प्रकार बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़के, आपको पता है पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध किस प्रकार से लड़ता है, और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करता है। फिर बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का यहाँ पे अकबर देख रहे हैं। अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। इसके बारे में ही हमें मुगल वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी भूमि राजस्व व्यवस्था कैसा था, उसके बारे में हमें यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो उसके बाद यहाँ पे अकबर टू शाहजहां, यानी अकबर शाहजहां, फिर उसके बाद उसकी मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, उसके बाद राजपूतों से उसका संबंध कैसा था, महाराणा प्रताप से उसका कैसा संबंध था, रिलीजियस पॉलिसी यानी धार्मिक नीति उसकी कैसी थी, इसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है और पढ़ना है। 5वें यूनिट में आपके बारे में बताया गया है कि औरंगजेब के बारे में। 5वें जिस शासक की मैंने बात की थी कि 1707 यानी 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में पढ़ना है। उसकी राजपूत नीति के बारे में पढ़ना है, उसकी धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है, उसकी दक्कन पॉलिसी पढ़ना है, दक्षिण में क्या नीति उसके हमें पढ़ना है। उसके बाद डिक्लाइन एंड डिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है और यहाँ समझना है। और समझने के साथ
विश्वास मानिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर करते हैं और हमेशा से इस वीडियो के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको पूरे सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपने एग्जाम को आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप सरस्वती देवी कॉलेज में ही पढ़ रहे हो, अगर दूसरे कॉलेज में भी पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए 6वें यूनिट में हम बात करते हैं राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, यानी जो शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उदय होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, उनकी भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद पातशाही एंड लेटर मुगल, यानी उनकी एक हिंदू पद पातशाही की व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो औरंगजेब की नीति थी, क्योंकि इनके समकालीन शिवाजी के समकालीन औरंगजेब ही था, तो इन लोगों की क्या नीतियाँ थी, इनके बारे में हमें विस्तारपूर्वक पढ़ना है। 7वें यूनिट में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड, यानी कह रहा है कि मुगल शासनकाल में जो वास्तुकला है, जो चित्रकला है, उसका विकास कैसे होता है, क्या क्या गतिविधियां होती हैं, कौन कौन से वास्तुकला के क्षेत्र में, जैसे ताजमहल हो गया, आप ताजमहल हो गया, उसके बाद तुर्किस्ताना का महल हो गया, फतेहपुर सिकरी में किस प्रकार से बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करता है, यानी जितने भी वास्तुकला हैं, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे पेंटिंग होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है और समझना है। ठीक है। और लास्ट यूनिट है 8वां यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म इन इंडिया, यानी भारत में सूफीवाद का विकास। क्या है, भारत में सूफीवाद का विकास, भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन, और उत्तर भारत में शुद्धिकरण, रीस्टेटिंग इन द नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में शुद्धिकरण कैसे होता है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है और समझना है। तो इस प्रकार हमने 8 यूनिट में देखा कि हमें 1206 से लेके, देखिए यहाँ तक सिलेबस हमें कहाँ तक पढ़ना है, 1206 से लेके 1757 ईस्वी तक हमें पढ़ना है। और अगर यहाँ पे हम समझने का प्रयास करें, नया पेज सर कैसे आएगा यहाँ पे हम एक बार आपको बताना चाहते हैं कि हम 1206 से लेके 1757 ईस्वी तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप सल्तनत कालिक इतिहास को प्रयास करते हैं पढ़ने का, तो आपको पता है कि पिछले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, फिर उसके बाद किस प्रकार मोहम्मद गोरी आता है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है, फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है, फिर किस प्रकार चंदावार का युद्ध लड़ता है, और उसका एक गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम रहता है उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका एक गुलाम रहता है मोहम्मद गोरी का, और ये पहली बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है गुलाम वंश के नाम से। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है, और यहीं से हमें पढ़ना है 1206 ईस्वी से लेके। तो सल्तनत कालीन इतिहास को यदि आपको समझना है तो दिल्ली सल्तनत को समझ लीजिए, और साथ में यहाँ पे मुगल वंश को समझ लीजिए। मैं जो बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूँगा, अगला वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि अगर पूरे सल्तनत कालीन इतिहास को अगर पढ़ना है तो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, और दिल्ली सल्तनत के बाद अगर मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें मुगल वंश के बारे में पढ़ना है। जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंतर्गत 5 वंश हैं, 5 वंश ने शासन किया, इस 5 वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे आप एक पहला है गुलाम वंश, जो आपका 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक है। फिर आपका दूसरा जो वंश है खिलजी वंश है, और खिलजी वंश में आप चलिए खिलजी वंश है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक है। फिर आपका तुगलक वंश है जो आपका 1320 से 1414 तक है। फिर आपका सैयद वंश है जिसकी स्थापना खिजर खान ने किया था 1414 से 1451 तक है। और लास्ट में यही लोधी वंश आता है सल्तनत काल में जो 1451
51 से लेके 1526 तक। और यही लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहता है जिसका नाम रहता है इब्राहिम लोदी, इसी को बाबर ने, मुगल वंश का जो शासक रहता है इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ठीक है, बस यहाँ पे मैं बताने का प्रयास करूंगा और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें आपका पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का वादा करता हूं और आप वीडियो पे बने रहिए। आपको ऐसे करके एक एक वीडियो मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।